बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा एक ही भाई था और मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। मेरी दो बहनें मुझसे बड़ी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और अब भाई की शादी हो रही थी, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जब से बहनों की शादी हुई थी मैं घर में अकेली रह गई थी और अब भाभी के आ जाने से मेरा दिल लग जाना था। यही था कि अब भाभी के आ जाने से मेरा दिल लग जाना था। यही तसव्वुर मुझे खुश करने के लिए काफ़ी था। मैंने भाई की शादी के हर लम्हे पर भाभी के साथ बैठकर तस्वीरें बनाई थी, लेकिन जो कुछ इसके बाद मेरी आंखों ने देखा मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ जी, भाभी दुल्हन बनी लॉन्च में ही बैठी थी। जब सब मेहमान जा चुके थे मुझे लगा कि अम्मी मुझे कहेगी कि तुम अपनी भाभी को इसके कमरे में छोड़ आओ, लेकिन अम्मी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे अब्बा ने बाई को अपने कमरे में बुला लिया। मेरी बाई जो अपनी खूबसूरती सी दुल्हन को देखकर मुस्कुरा रहा था, अब्बा की पुकार पर खामोशी से इनके कमरे में चला गया। मैं भाभी के पास ही बैठकर बातें करने लगी। वो भी बहुत खुश मिजाज सी लग रही थी। मुझे मेरी तालीम के बारे में सवाल जवाब करने लगी। मैं इस वक्त 12वीं जमात में पढ़ रही थी। मैं भाभी से अपनी दोस्तों का जिक्र करने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन इनकी नज़रें बार बार अब्बा के कमरे के बंद दरवाजे पर जाकर टिक जाती। अम्मी भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। बस मैं ही भाभी के पास बैठी थी। मुझे ये बात भी समझ नहीं आई कि अम्मी इतनी जल्दी क्यों सोने चली गई थी। हालांकि अम्मी शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन जब से रुखसती करवाकर भाभी को घर लाई थी इनका मूड मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। इसीलिए आते ही मुंह फुलाए अपने में कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी को घर आते ही हुआ क्या है। भाभी भी कुछ चुप चुप सी थी। मेरी शादीशुदा बहनें भी ख़राब मूड के साथ हाल से ही वापस लौट गई थी, घर भी नहीं आई थी। दुल्हन का अच्छा इस्तकबाल किया जाता। आधे घंटे बाद सामने कमरे का दरवाज़ा खुला। भाई बड़ी संजीदगी से कमरे से बाहर आए थे और मुझे भाभी के पास बैठा देखकर कहने लगे, तुम सोने नहीं गई? अपने कमरे में जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मुझे भाई की बात पर बड़ी हैरत हुई कि वो किस रूखे लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो बात भाई ने भाभी से कही वो सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। कहने लगे, राबिया तुम अब्बा के कमरे में जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी, मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पलट कर देखा, भाभी भी भाई को हैरत से देख रही थी। भाभी भी भाई को हैरत से देख रही थी। वो इनसे क्या कह रहे हैं? शादी की पहली रात को भला कौन सी दुल्हन यूं सजी संवरी ससुर के कमरे में जाती है? एक बात और कि मेरी वालदा और वालद अलग अलग कमरे में सोते थे। इससे पहले कि मैं देखती कि भाभी क्या जवाब देती है, भाई ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं इतनी भी छोटी ना थी कि इन बातों को समझ ना सकती। मैं कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बाहर था। मैं पहले तो अपने बेड पर बैठ गई। आखिर अब्बा ने भाभी को अपने कमरे में क्यों बुलाया था? मैं कुछ देर तो अपने कमरे में ही बेचैन सी रही। इसके बाद मैंने अपने कपड़े तब्दील करके अपने कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोला। जो कुछ मुझे सामने नज़र आया वो मुझे उलझन में डाल गया था। भाई बाहर नहीं थे और भाभी अब्बा के कमरे से निकली थी और बेतहाशा रो रही थी। तकरीबन 1 घंटा बाद मैंने अपने कमरे से झांक कर देखा, रोते हुए वो अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल बुझ सा गया था। मेरी भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम सीधी थी। पता नहीं क्या वजह थी, क्यों रो रही थी, ना जाने क्यों। मुझे रात भर चैन से नींद नहीं आई। कोई मुश्किल फजर के बाद मैं सोई। मेरी आँख एक शोर से खुली थी। मैं हड़बड़ा के उठी बैठी। मुझे लगा अम्मी किसी पर चला रही हैं। मैं हैरान थी कि सुबह सुबह अम्मी क्यों चीख रही हैं। मैंने झट से कंबल उतार कर साइड पर रखा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखकर दंग सी रह गई। अम्मी मेरी नई नवेली भाभी पर चला रही थी।
कह रही थी कि मुझे ज़बान चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे किसी बात का जवाब दिया हो, चलो जाओ किचन में नाश्ता बनाओ। मैं अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान परेशान थी। मेरी शादीशुदा दोनों बहनें अभी अपने शौहरों और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थीं। मुझे हैरत सी हो रही थी कि एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसा भी रवैया कैसे अख्तियार कर सकती है। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और अम्मी से कहा कि नाश्ता मैं बना देती हूँ। भाभी की अभी रात को तो शादी हुई थी। लेकिन मेरी बात पर अम्मी हद से उखड़ गई। कहने लगी, खबरदार जो तुमने इस लड़की की हमायत की, आज के बाद घर का सारा काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गई। मेरी बहनें कहने लगी, अम्मी हमारी तो हमारे ससुराल में नाक कट गई है कि एक अकलौता भाई जिसकी शादी इतने चाव से की और इसके ससुराल वालों ने हमें सोने की कोई चीज़ नहीं पहनाई। वो ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ, मेरी बहन ने नफरत से कहा। मैं अब समझी कि मेरी माँ बहनों का किस बात पर मुंह सूजा हुआ था कि मेरी भाभी जहेज़ इतना ना लाई। मुझे बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था। जब अम्मी भी शुरू हो गई, मेरा एक ही बेटा था, मेरे अमीर लोग हैं, गाड़ी तो ज़रूर मेरे बेटे को जहेज़ में मिलेगी। लेकिन नहीं, कंजूस लोग बस अपनी खूबसूरत बला ही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी इस वक्त आम हुलिये में किचन में नाश्ता बना रही थी। कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी और मेरी माँ बहनों को जहेज़ ना मिलने का कलम सताया जा रहा था। मेरा जी चाहा कि भाई के कमरे में जाऊं और उनसे कहूं कि अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन के साथ जाकर देख लो। जिन बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुमने खुद शादी देर से की, मेरा भाई सबसे बड़ा था, अभी घर वालों का नहायत ही फरमाबरदार। इसीलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत जहेज़ दिया और जब इसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें तवक्को के मुताबिक कुछ ना मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो हाश बिशाश अपनी नई नवेली दुल्हन को किचन में काम करते देखकर भी वो कुछ नहीं बोले थे। अम्मी से बहुत डरते थे। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी वालदा का फरमाबरदार था, इसीलिए मैं जानती थी कि अम्मी के जैसे ही सोच होगी भाई की भी वैसी होगी। अभी मेरा ये अफसोस ही कम ना हुआ था कि अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बने रात को अब्बा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी। मुझे लगा शायद अब्बा ने भी कम जहेज़ मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज़ पर बैठे तो मेरी भाभी की मेरे अब्बा को देखकर रंगत उड़ सी गई। वो हद दर्जा घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे की बदहवासी देखकर हैरान थी और अपने अब्बा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही रवैया भाभी के साथ शुरू हो गया। वो हर वक्त डरी सहमी सी रहने लगी। सारा दिन वो काम करती रहती और रात को जब भाई घर आते तो अब्बा के कमरे में चले जाते और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते करते कि वो अब्बा के कमरे में चली जा। वो बेचारी परेशान हाल सी होकर अब्बा के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो कमरे से वापस आती तो बुरी तरह से हाँफ रही होती थी, पसीने से शरबूर होती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे इनकी ऐसी आवाज़ें इनके कमरे से सुनाई देती जैसे वो उल्टियाँ कर रही हो। इनके चेहरे की नागवारी भी इससे भी यही लगता था जैसे वो कोई बहुत बुरा फेल करके आई थी। मुझे ये बात जिस शक बात में डाल रही थी, मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगता। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना मुहाल करके रखती। रात को वो दो घंटे अब्बा के कमरे में गुजार कर वापस आती थी और आते ही अपने कमरे में चली जाती, नहाकर वापस आती। मुझे इस बात की हैरत थी कि अब्बा इन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं और भाई भाभी को क्यों इशारे से अब्बा के कमरे में भेजते हैं।
और मेरी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं होता। एक बार फिर भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फ़िक्र सताने लगी और कहा कि जहेज़ ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। मैंने घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके हैं, इसीलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं हैरान सी रह गई। मेरे भाभी के हाथ में मोबाइल था और किसके साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई इस वक्त सो चुके होते हैं। हो सकता है वो चोरी छुपे से वो मोबाइल लेकर आती हो और अपने घर वालों से बातें करती हो। कौन हो सकता है वो जिससे मेरी भाभी बातें कर रही थी? रो भी रही थी क्योंकि मेरी भाभी अपने चाचा के घर रहती थी। इनके माँ बाप एक हादसे मौत मर चुके थे और चचा ने रिश्ता तो भाभी का यही कहकर तय किया था कि वो इनकी सकी बेटी जैसी है। लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घर वालों का रवैया इनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया था कि इनकी चाची इनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती थी, इन पर बहुत जुल्म करती थी। चाची की अपनी 3 बेटियां थीं, इसीलिए वो इन्हें भला क्यों जहेज़ देती? जो कुछ भी मेरे भाई के वालिद का हिस्सा था, वो सब कुछ इनके चाचा अपने कब्ज़े में कर चुके थे। वो बेचारी तो वहाँ से भी जुल्म ही सहती आई थी, लेकिन वो इस वक्त इससे बात कर सकती, क्योंकि इनकी शादी के बाद इनके चचा चची ने तो पलट कर नहीं देखा था वो किस हाल में है। फिर मुझे भी लग रहा था कि जिससे वो बात कर रही है वो कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल इनके बारे में सोच कर कटता जा रहा था, लेकिन जो बात मुझे शक में डाल रही थी और वो ये थी कि मेरी भाभी किस वक्त इससे बात कर रही है। वो कोई मर्द था। मेरी भाभी इससे कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं करते। वो शख्स जो मेरे ससुर है वो किस कदर घटिया इंसान है। काश के वो जुल्म जो मेरे साथ करता है इसकी बेटी भी वो सब सहे तो इसे पता चले। ये बात सुनकर मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। ना जाने वो शख्स कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी और अब्बा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे अब्बा की हरकत खुद को नापसंद लगी, लेकिन जिस तरह से मेरी भाभी रो रही थी मेरी रूह तक। फिर मैंने सोचा कि अब्बा ये क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो भाभी के साथ कर रहे हैं, अगर मेरी बहनों के ससुर भी इनके साथ करें तो क्या वो बर्दाश्त करेंगी? मेरा भाई क्या वो बिल्कुल बेगैरत हो चुका है जो खुद अपनी बीवी को अपने बाप के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं अपने ससुर की खिदमत करने की, ना ही इनके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज़ मिजाज की थी, अपने ससुराल वालों को नचा के रखा हुआ था। शौहर भी इनके काबू में थे और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाई रखती थी। हर वक्त इन्हें जहेज़ ना लाने के ताने देती रहती थी। वालदा भी किसी से कम ना थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए नहीं मिलता था। मैं इस वक्त भाभी की मदद कर देती थी जब अम्मी दोपहर को सो रही होती थी। वो मुझसे कभी भी अपने दिल की बात भी कर लेती थी, लेकिन जब भी मैं इनसे ये पूछती कि अब्बा इन्हें कमरे में बुलाकर क्या कहते हैं तो इनकी रंग तो उड़ जाती थी। वो एकदम ही फक रंग के साथ नफ़ी में सर हिलाने लगती। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब ना था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थी। एक दिन जब भाभी मेरे अब्बा के कमरे में गई तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बा भाभी को रोज़ाना अपने कमरे में क्यों बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कहर भरी नज़रों से देखने लगी।
कहती मुंह बंद रखा करो अपना। खबरदार जो दोबारा कोई भी ऐसा सवाल मुझसे पूछा भी तो मुझे अम्मी पर भी हैरत होती थी कि वो क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने सोच ही लिया कि मैं भी देखूंगी कि आखिर अब्बा कमरे में भाभी के साथ करते क्या हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत डरता था, इसलिए जो बात अम्मी या अब्बू कह देते थे वो कभी इसके खिलाफ नहीं चलता था। एक दिन जब भाभी कमरे में गई, कुछ देर बाद मैं भी अब्बा के कमरे में जाने के बहाने से उठ गई कि जाकर देखूं, तो मेरी माँ ने मुझे फ़ौरन से टोक दिया। कहने लगी, खबरदार जो तुम कमरे में गई। तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे अब्बा से काम है। अम्मी ने कहा कि जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तो तुम कहीं नहीं जाओगी, चली जाओ अपने कमरे में। एक रात जब जो कुछ मेरी आंखों ने देखा और सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लॉन्च में से होती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी, सामने लॉन्च का दरवाज़ा खुला था। मैं सोचने लगी कि रात के पहर दरवाज़ा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन में से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच ही रही थी कि इस वक्त वो छत पर क्या करने जा रही है। मैं भी इनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मैंने छत पर छुप कर देखा। मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थी। ये देखकर तो मैंने सांस लेना ही भूल गई। वो इस शख्स से भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वो शख्स? भाभी का क्या लगता था? कोई आशिक? मैं वापस लौट आई। मुझे पर घबराहट सितारी थी। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफा तो भाभी मजलूम बनी हुई थी और दूसरी तरफ ये कौन सा रूप था इनका जो मैं देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि सबको जगाकर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लॉन्च से अंदर आई कि अपने कमरे में जा सकूं, तो लॉन्च के सामने मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर मेरे आज़ाद फतह हो गए। वो मुझसे कहने लगा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? तो मैं तो परेशान सी होगी, क्या जवाब दूँ? मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, मुझे घबराहट हो रही थी, इसीलिए ताज़ा हवा के लिए बाहर गई थी। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नज़र नहीं आती। ये सुनकर तो मैं अभी भी घबरा गई। क्या कहूँ क्या नहीं, मैं इसी में मुब्तला थी कि भाभी भी आ गई। भाई को देखकर तो इसकी भी होश उड़ गए। इसी कश्मकश में मुब्तला थी। भाभी भी भाई को देखकर तो इसके भी होश उड़ गए, लेकिन मैंने इन्हें बचा लिया। मैंने कहा, और मैं और भाभी दोनों ही बाहर सहन में बैठी थी। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ दम सी रह गई। कहने लगी, हाँ मैं इनके साथ ही सहन में थी। मेरी भाई मुतमिन सा हो गया। इस वक्त तो मेरा भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले रोज़ मेरी भाभी मेरे कमरे आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने इसे बचा लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने इससे पूछ ही लिया है कि वो छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वो कौन था? कहने लगी, वो मेरा भाई है, जिस चचा ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा ही ना मांग ले। मेरे भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसीलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो खुद को इस्टेब्लिश कर चुका है और बहुत जल्द मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया कि आपका कोई भाई भी है। वो कहने लगी कि मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझे जुल्म व सितम शुरू हो गए थे। मुझे तो लगा था कि मेरी आजमाइश शादी के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो और मसला बन गया। मैंने पूछा कि आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगी, तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं।
نہیں ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا، میں ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزاروں گی؟ ان کی بات تو درست تھی۔ پھر کہنے لگی، تمہارا والد بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ابا آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ کسی دن خود جا کر دیکھ لینا۔ میں نے بابی سے کہا کہ آج میں آپ کے کپڑے پہن کر ابا کے کمرے میں جاؤں گی، آپ میرے کمرے میں خود کو بند کر لینا۔ وہ میری بات مان گئی اور رات کو بابی کے کپڑے پہن کر میں ان کے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے دیکھ کر میرے ابا سمجھے کہ میں بابی ہوں۔ پھر وہ ابا نے کہا کہ میں کالا علم سیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے زندہ مرغیاں حلال کر کے دو، مجھے ان کا خون گلاس میں ڈال کے دو۔ یہ سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ میرا باپ کون سا علم سیکھ رہا تھا؟ ابا نے 3 زندہ مرغیاں نکال کر کہا، اسے کاٹ کر اس کا خون گلاس میں ڈال کے دو، میں وہ خون پیوں گا۔ پھر وہ بولے کہ آج آخری عمل ہے، اس کے بعد جو چاہوں جنات سے کروا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ الٹا سیدھا پڑھنے لگے، لیکن میں نے مرغیوں کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا باپ کوئی ایسا عمل سیکھے۔ شاید بابی اسی وجہ سے گھبراتی تھی، الٹیاں کرتی تھی، نہاتی تھی۔ مجھے بھی یہ سب سوچ کر گھن آ رہی تھی، میں یہ عمل کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جب اپنا دوپٹہ اوپر کیا تو ابا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے کہا، ابا میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گی، یہ غلط عمل ہے۔ میرے والد مجھے دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں بابی کو اپنے کمرے میں زبردستی بند کر کے خود جان بوجھ کر یہاں آئی تھی تاکہ آپ کو ایک غلط فعل سے روک سکوں۔ میں نے کہا کہ ابا یہ سخت گناہ ہے، ایسا غلط کلمات کو پڑھ کر آپ عذاب میں پڑ جائیں گے۔ میں رو کر انہیں سمجھانے لگی تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے، میں یہ اس لیے سیکھنا چاہتا تھا تاکہ میں دولت کما سکوں۔ میرے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میں نے اپنی بابی سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ میں اپنے گھر والوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے بابی پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ آپ کا بھائی مجھے دے گا۔ بابی کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا، اسی طرح میری شادی اپنے بابی کے بھائی سے ہوگی۔ میرے گھر والوں کا رویہ بھی بابی سے ٹھیک ہو گیا۔ میری تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے 2 گھر بس چکے تھے۔ میں نے اپنی بابی کا گھر بچا لیا تھا اور انہیں ظلم سے نجات بھی مل گئی تھی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی